बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विदेशों में जमा काले धन की जांच में सीईआईबी भी शामिल। मुख्य समन्वय इकाई के तौर पर करेगी काम। एसआईटी के साथ काम करने वाली 12वीं एजेंसी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्यपाल ने नीतीश पर दबाव डालने का लगाया आरोप। मांझी की राजनाथ सिंह से मुलाकात, मोदी से मिलने का मांगा समय। करीब 7 महीने बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। 82 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में 61 पैसे इजाफा। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली 21 लोगों की जान। सामने आया नया वीडियो। कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को लीबिया छोड़ने की दी सलाह। टीम इंडिया के विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत। पाकिस्तान को 76 रन से दी मात। कोहली मैन ऑफ द मैच। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। विदेशों में जमा काले धन के मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल ने सीईआईबी यानी केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो को मुख्य समन्वयक इकाई बनाया है। ये काले धन पर एसआईटी के साथ काम करने वाली 12वीं जांच एजेंसी होगी। सीईआईबी सभी जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय का काम करेगी। हालांकि ये समिति अलग से काम करेगी और मुख्य समिति में शामिल नहीं होगी। सीईआईबी का गठन 1985 में किया गया था और एसआईटी ने इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नाम मुख्य समन्वय एजेंसी के तौर पर लिया था। लेकिन सीईआईबी के पास ये भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त संसाधनों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बात बिहार में बजट सत्र के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूबे में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है, तो वहीं राज्य के कई राजनीतिक दलों ने अस्थिरता के लिए बीजेपी और राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच रविवार को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जबकि उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा है। बिहार में जारी राजनीतिक संकट के बीच जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई ने बीजेपी और राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने जहां राज्य की अस्थिरता के लिए बीजेपी पर सीधा हमला बोला, तो आरजेडी और सीपीआई ने 20 फरवरी को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के फैसले पर सवाल उठाया है। दोनों पार्टियों का कहना है कि राज्यपाल को 20 फरवरी से पहले विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए था। जेडीयू ने बीजेपी पर पर्दे के पीछे राजनीति करने का आरोप मढ़ा है। में एक बात साफ दिखाई पड़ता है कि जब से दिल्ली में चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, तब से एक योजना चल रही है भाजपा की कि बिहार उनके हाथ से निकलने नहीं पाए, और इसलिए तत्काल ऐसे कामों में पर्दे के पीछे रख करके भाजपा की काम करने की प्रवृत्ति रही। उधर बीजेपी ने बिहार में राजनीतिक उठापटक के लिए जेडीयू नेता नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। वहीं सूबे के सियासी हालात के पीछे केंद्र की भूमिका से भी इनकार किया है। No role in that. I would like to make it very clear. There is already a war in Parivar of the Janata. They are divided, not united. Center has no role in that. Modi ji has no role at all. Mr. Nitish Kumar is blaming Modi and central government for their failures. इस बीच बिहार की राजनीतिक सरगर्मी के बीच रविवार को जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक विश्वास मत से पहले मांझी बीजेपी नेताओं की मदद चाहते हैं। 20 फरवरी को उनको विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव मुकुल रॉय के नए राजनीतिक दल बनाने की खबरों के बीच रविवार को ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की। हालांकि बातचीत का ब्यौरा पता नहीं चला है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच गुफ्तगू से कयासों का दौर तेज हो चला है। बीते शनिवार ममता बनर्जी ने अपने आवास पर तृणमूल कांग्रेस के संगठन में फेरबदल के मद्देनजर पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की। ममता के करीबी मुकुल रॉय इस बैठक में गैर मौजूद रहे।
शनिवार को ही ममता ने पार्टी संगठन में बदलाव करते हुए अपने भरोसेमंद लोगों को कई अहम जिम्मेदारियां दी, लेकिन मुकुल रॉय को हाशिए पर रखा। ममता के इस कदम से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं कि मुकुल रॉय अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। इन खबरों के बीच रविवार को ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय से मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं ने इस बातचीत का कोई ब्यौरा नहीं दिया, तो वहीं मुकुल रॉय ने भी नई पार्टी बनाने की बात से इनकार भी किया। This is not the proper place. This is not the this is not the proper place for the press conference. When I asked the press conference, I have intimated everyone. Everyone coming from the house, I know, but I have a Thank you. गौरतलब है कि पार्टी के ढांचे में जो बदलाव हुआ है, उसके तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो पार्टी सांसद सुब्रत बख्शी को अखिल भारतीय महासचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है। यानी मुकुल रॉय को बख्शी के साथ अखिल भारतीय महासचिव की जिम्मेदारी साझा करनी होगी। इसके चलते वो पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार का असर एनडीए की सहयोगी पार्टी पर भी पड़ा है। पीएमके ने अंबुमणि रामदास को पार्टी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अंबुमणि रामदास ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी की तरह अभी से चुनाव के लिए मेहनत करने को कहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में बीजेपी को कोई बड़ा आधार नहीं है, इस लिहाज से विधानसभा चुनाव में एनडीए को पीएमके के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की बनगांव लोकसभा सीट समेत 6 राज्यों की 6 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आ जाएंगे। अब से कुछ देर पहले वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है। जिन विधानसभा सीटों के आज परिणाम आने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल की कृष्णगंज, अरुणाचल प्रदेश की लिरोमोबा, गोवा की पणजी, तमिलनाडु की श्रीरंगम, महाराष्ट्र की मुखेड़ और आंध्र प्रदेश की तिरुपति की विधानसभा सीट है। इन सभी सीटों पर 13 फरवरी को वोट डाले गए थे। बनगांव लोकसभा सीट से 2 महिलाओं समेत 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में नए विचारों और शोध पर जोर दिया है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर के लोगों से अपने लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने रविवार को दिल्ली में पहली अक्षय ऊर्जा वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा के साफ सुथरे विकल्प के तकनीक विकास में संपन्न देशों को ज्यादा रुचि दिखाने की जरूरत बताई। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा संपन्न 50 देशों का समूह बनाने की अपील की। प्रकृति के साथ जीवन जीते जीते भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, उस पर अब गंभीरता से सोचा जा रहा है और उसी के तहत आज रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें भारत अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है। ऊर्जा खपत को लाइफस्टाइल से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया को इसमें बदलाव लाने की नसीहत दी। मैं हमेशा कहता हूं कि हम क्लाइमेट की इतनी सारी चर्चा करते हैं, लेकिन हम कार्बन एमिशन का क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर तो बहुत बड़े लंबे लंबे सेमिनार करते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी लाइफस्टाइल का क्या है, उस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अक्षय ऊर्जा विकल्प को बढ़ावा देने के लिए जानकारों ने तकनीक और शोध में ज्यादा निवेश पर ध्यान देने की ताकीद की। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने इस दिशा में निजी क्षेत्र को आगे आने को कहा। We need to keep in mind and discuss more fully the respective roles of the public and private sectors in this, and also, if the public sector is going to have a role, how should that be financed? इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर योजना के साथ सौर और पवन ऊर्जा के जरिए हाइब्रिड बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने नवीनकरणीय ऊर्जा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ाने की वकालत की। प्रधानमंत्री ने भविष्य के नजरिए से ऊर्जा उपयोग की प्रवृत्ति का विकास करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना पहले विदेश दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे। आज सिरिसेना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात होगी।
रिश्तों को नया आयाम देने के लिए सिरिसेना नरेंद्र मोदी से आर्थिक सहयोग बढ़ाने, मछुआरों की समस्या, तमिल मूल के नागरिकों के अधिकार और श्रीलंकाई सुलह प्रक्रिया समेत तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। 4 दिन के भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना का आज 10 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद सिरिसेना राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिरिसेना के बीच हैदराबाद में द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी होनी है। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई करार पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और साझा बयान भी जारी होने की उम्मीद है। देर शाम सिरिसेना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। सिरिसेना 17 फरवरी को बौद्ध धार्मिक स्थल बोध गया और तिरुपति मंदिर भी जाएंगे। सिरिसेना ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को चुना, जिससे साफ है कि श्रीलंका भारत से रिश्तों को बेहतर करने का इच्छुक है। भारत को उम्मीद है कि श्रीलंका की नई सरकार वहां सभी वर्गों के बीच वास्तविक और प्रभावी सुलह की नींव पर देश का विकास करेगी। इससे पहले श्रीलंका की नई सरकार के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा भी भारत की यात्रा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने सद्भावना दिखाते हुए रविवार को 172 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की तरफ से उच्च स्तरीय संपर्क बहाल करने के फैसले के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया। समुद्री सीमा का कथित उल्लंघन करने को लेकर इन मछुआरों को कराची के मालीर और लांधी जिला कारागार में रखा गया था। रिहा किए गए ज्यादातर मछुआरे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। रिहाई के बाद मछुआरे भी काफी खुश दिखाई दिए। पाकिस्तान ने नवंबर में भी 40 भारतीय कैदियों को रिहा किया था। आज 172 माहीगीर जो हैं वो जा रहे हैं। ये 1.5 साल से हमारे पास कैद थे। आज ये बाय ट्रेन ईदी साहब ने अरेंज किया है और अभी हम हैंडओवर कर रहे हैं स्पेशल ब्रांच के, वाघा बॉर्डर के थ्रू इंशाल्लाह चले जाएंगे। हम धंधा करने आए थे, 2014 में पकड़े गए, तीसरे महीना में, और 15 तारीख को पकड़े गए हैं, 17 को इधर जेल पे आ गए। अब पाकिस्तानी हुकूमत की बहुत मेहरबानी कि अब हमें छोड़ रही। और खबरें लगातार जारी है। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लगता है कि सरकार जो है वो फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा कानून को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। केवल कानून बना देने से बात नहीं बनती है। यू विल हैव टू अरेंज द मनी। मनी कहां से आएगा? इसमें पॉलिटिकल दोगलापन है जो अच्छा नहीं लगता। आपको करना है तो दबंग होके छाती ठोक के बोलिए कि हम करना चाह रहे हैं। That is really unconvincing. Just to save a little bit of money, you're going to deprive huge numbers of people of food security. I don't think you can justify that. आजादी रोटी नहीं, मगर फिर दोनों में कोई बैर नहीं। भूख अगर बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. Freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। बात स्वाइन फ्लू के कहर की। इस बीमारी से साल 12 फरवरी तक 485 लोगों की मौत हो गई है, जो 2014 के आंकड़ों के दुगने से भी ज्यादा है। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा असर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक इस रोग का राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। इससे पर्यटन और विमानन क्षेत्र में करीब 5500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले स्वाइन फ्लू का असर पर्यटन और हवाई सेवा पर भी देखा जा रहा है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटन और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में करीब 5500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इन दिनों राजस्थान जाने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है। अक्टूबर से दिसंबर 2014 की अवधि के दौरान विदेशी पर्यटक राजस्थान जाने से कतरा रहे हैं। ये गिरावट जनवरी और फरवरी में भी जारी है।
मार्च के पहले हफ्ते में इस दिशा में कोई सुधार आने की उम्मीद नहीं है। सर्दियों में विदेशी पर्यटक राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों का रुख करते हैं। अगर हम आंकड़ों से समझें तो सर्दियों के मौसम में दिल्ली, आगरा, जयपुर के गोल्डन ट्रायंगल में हर साल करीब 2 से 2.5 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। ये देश में आने वाले पर्यटकों का करीब 30% है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हर महीने करीब 8 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। इनमें से करीब 30% गोल्डन ट्रायंगल का रुख करते हैं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह से फरवरी में इन स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी तेजी से गिरावट आई है। इसका होटल, एयरलाइंस, टैक्सी के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। विदेशी पर्यटकों की आमद में कमी से फॉरेन एक्सचेंज के खाते में ही 4,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। वहीं 12 से 1500 करोड़ रुपए का नुकसान पर्यटन उद्योग की अन्य गतिविधियों में भी हो रहा है। अमूमन सर्दियों में हर महीने विदेशी पर्यटकों से 12 से 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आमद होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल की कीमत 82 पैसे और डीजल की 61 पैसे बढ़ाई गई है। इस बढ़ोतरी से दामों में पिछले 7 महीने से आ रही गिरावट का सिलसिला खत्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुए अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। अब दिल्ली में पेट्रोल 57 रुपए 31 पैसे, कोलकाता में 65 रुपए 29 पैसे, मुंबई में 64 रुपए 81 पैसे, चेन्नई में 59 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। डीजल भी अब दिल्ली में 46 रुपए 62 पैसे, कोलकाता में 51 रुपए 54 पैसे, मुंबई में 53 रुपए 67 पैसे और चेन्नई में 59 रुपए 58 पैसे की दर से मिलेगा। दरअसल अगस्त से जो दामों में कटौती का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके तहत 10 किस्तों में पेट्रोल की कीमत 17 रुपए से ज्यादा कम की गई, जबकि अक्टूबर में डीजल के दामों में डीरेगुलेशन के बाद से इसमें 13 रुपए तक की कमी की गई। अगर इस बीच हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पर नजर डालें तो ये कमी तर्कसंगत नहीं लगती। उदाहरण के लिए कच्चे तेल की कीमत जो जनवरी 2014 से लेकर जून 2014 तक बढ़ी, तेल कंपनियों ने एक कटौती की जबकि 4 बार दामों में बढ़ोतरी की। जून 2014 से लेकर जनवरी 2015 के बीच कच्चे तेल के दाम $108 प्रति बैरल से गिरकर $43 प्रति बैरल के स्तर पर आए। हालांकि इस बीच पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 63 रुपए 99 पैसे से बढ़कर 73 रुपए 16 पैसे तक आई और फिर गिरावट के बाद 56 रुपए 59 पैसे तक गई। देखा जाए तो जहां कच्चे तेल की कीमत में 61% की गिरावट आई, पेट्रोल की कीमत में ये गिरावट मात्र 22.64% की रही। गौरतलब है कि तेल की न्यूनतम दरें फरवरी फ्यूचर की थीं, यानी $44 पर की गई डील की डिलीवरी इस महीने होनी है। तेल कंपनियां बढ़ोतरी की वजह डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रही कमजोरी बता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आतंकी संगठन ISIS का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 3 दिन पहले लीबिया से अपहरण किए गए 21 ईसाइयों का सिर कलम करते दिखाया गया है। इस घटना के बाद यूरोप के कई देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इटली ने लीबिया में अपना दूतावास बंद कर दिया और कर्मचारियों से तुरंत वापस लौटने को कहा है। मिस्र ने 7 दिन के शोक की घोषणा की है और हालात का जायजा लेने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये वीडियो मिस्र सहित दुनिया भर में शांति प्रिय देशों के लिए एक खौफनाक सच की तरह है। नफरत के संदेश पर खून के हस्ताक्षर वाला ये वीडियो उन परिवारों पर भी एक गाज बनकर गिरा जिनके अपने उन 21 लोगों में शामिल थे जिन्हें 3 दिन पहले पूर्वी लीबिया के सिरते शहर से अगवा किया गया था। यह इलाका इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। मारे गए सभी लोग कॉप्टिक ईसाई थे। IS का दावा है कि कॉप्टिक चर्च में मुसलमान महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और वो इसी का बदला ले रहे हैं। घटना के बाद मिस्र ने अपने नागरिकों से लीबिया न जाने की अपील की है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इस घटना पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। अल सीसी ने कहा है कि वह अपने नागरिकों की मौत का बदला लेंगे। तहतफ़ज़ नफ्सहा बहक़ अर्रद वबिलउस्लूब वत्तौक़ीत अलमुनासिब लिलक़सास मिन हाउलाए अलक़तला वल्मुजरिमीन अलमुतजर्रिदीन मिन अबसत क़ियम अल-इंसानिय्या। तुरंत कार्रवाई करते हुए इटली ने लीबिया में अपना दूतावास बंद कर दिया और कर्मचारियों से लौटने को कहा।
माना जा रहा है कि कई और यूरोपीय देश अपने दूतावास में ताला लगा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस जघन्य हत्याओं की निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूक्रेन में संघर्ष विराम का रविवार को पहला दिन था। शुरू के कुछ घंटों में लगा कि संघर्ष विराम सफल रहेगा, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदल गई और सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच झड़पों की खबरें आने लगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष विराम के उल्लंघन पर चिंता जाहिर की है। यूक्रेन में मिन्स्क समझौते के पहले दिन कल सुबह अमन का माहौल रहा, लेकिन शाम तक अलगाववादियों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए हल्की गोलीबारी शुरू कर दी। यूक्रेनी सेना ने इसका माकूल जवाब दिया। З 0 годин 15 лютого цього року, після оголошення перемир'я, передбаченого Мінськими угодами, спостерігається зниження бойової активності. इस बीच लुहांस्क में भी हमले की खबरें मिलने लगी और लोग अपने घरों में दुबक गए। हालांकि दोनेत्स्क में लोगों ने संघर्ष विराम का असर महसूस किया। Не стреляет, иду, как душа радость, прямо аж поется. Нам нужен так мир был. Ну, мир, конечно, так не любой ценой, а чтобы за пределы Донецкой области украинские войска. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अब भी जारी गोलीबारी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर बातचीत में संघर्ष विराम को पूरी तरह लागू करने को कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको पहले ही संघर्ष विराम को नहीं मानने पर यूक्रेन में सैन्य शासन की बात कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक कैफे में हमला करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने मार गिराया है। इस शख्स ने फ्रीडम ऑफ स्पीच विषय पर चल रहे कार्यक्रम में गोलियां चलाई। यूरोपियन यूनियन ने इसे शार्ली एब्डो की तरह ही अभिव्यक्ति पर हमला करार दिया है। पुलिस की जांच में साफ हो गया कि मारा गया हमलावर स्वीडन के कार्टूनिस्ट लार्स विल्क्स को निशाना बनाना चाहता था। लार्स विल्क्स 2007 में तब विवादों में आए थे जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून बनाए थे। लोग इसे पिछले दिनों हुए पेरिस हमलों से जोड़कर देख रहे हैं। पेरिस में शार्ली एब्डो के ऑफिस में घुसकर 4 पत्रकारों सहित 13 लोगों की हत्या कर दी गई थी। I mean, Copenhagen is a peaceful place, and now we have it upon us like this, and it makes me a little bit concerned about the future. फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने डेनमार्क को जांच में मदद की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक जैसी नकारात्मक सोच का सामना कर रहे हैं। Nous voyons bien qu'il y a là, au Danemark, en France, un lien qui n'établit pas un réseau, mais simplement une même détermination de terroristes. ये हमला शनिवार को उस समय हुआ जब कोपेनहेगन के कैफे में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक बहस चल रही थी। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद पास के एक यहूदी मंदिर के बाहर भी हमला हुआ। इन दोनों हमलों में 2 लोग मारे गए और 3 पुलिस वाले घायल हुए। हालांकि पुलिस अब तक ये जांच कर रही है कि दोनों हमलों का आपस में कोई संबंध है या नहीं। हमले के बाद कोपेनहेगन में हाई अलर्ट जारी है और शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात वर्ल्ड कप की। भारत ने एडिलेड वनडे में पाकिस्तान को 76 रन से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पाकिस्तान के सामने 301 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 47 ओवर में 224 रन बनाकर सिमट गई। बेहतरीन पारी खेलते हुए विराट कोहली ने 107 रन बनाए। कोहली के अलावा टीम के लिए सुरेश रैना ने 74 और शिखर धवन ने 73 रन की उम्दा पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए सामान्य लक्ष्य का बखूबी बचाव किया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 35 रन पर 4 विकेट और मोहित शर्मा 35 रन देकर 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। भारत अब अपना अगला मैच 22 फरवरी को मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा, जबकि पाकिस्तान का मुकाबला क्राइस्टचर्च में वेस्ट इंडीज से होगा। पाकिस्तान पर भारत की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। क्रिकेट प्रेमियों के अलावा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। एडिलेड में भारत ने जैसे ही पाकिस्तान पर 76 रन से जीत दर्ज करी तो पूरा देश जश्न में डूब गया। लेकिन इस जीत का जश्न भारत के कोने कोने में देखने को मिला। भारत की इस जीत पर क्रिकेट प्रेमियों ने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी।
पाकिस्तान को हम लोगों ने हराने का काम किया, हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए हैं। और ये देखिए वर्ल्ड कप का एक नमूना है तो ये साबित करता है कि धोनी के नेतृत्व में 2015 में पुनः वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में आएगा। बुरी तरह से एकदम पाकिस्तान का वाट लगा दिया। 7,141 क्रिकेट प्रेमियों के अलावा भारत की इस जीत पर खिलाड़ियों के परिवार वालों ने भी खुशी जाहिर की। यही नहीं, सीमा पर जवानों ने भी भारत की इस जीत पर जमकर ठुमके लगाए। अब क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें मेलबर्न वनडे पे टिकी हैं, जहां 22 फरवरी को भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज भारतीय सिनेमा के जनक धुंधीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि है। उन्हीं के प्रयासों का फल है कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। लेकिन सबसे पहले फिल्म राजा हरिश्चंद्र कैसे बनी, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। आइए देखते हैं दादा साहब फाल्के की जिंदगी के कुछ पहलू और राजा हरिश्चंद्र के बनने की दिलचस्प दास्तां। दादा फाल्के यानी हिंदुस्तानी सिनेमा के पितामह, जिनकी डाली हुई नींव पर आज हिंदुस्तानी सिनेमा का आलीशान महल खड़ा हुआ है। नासिक के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ 30 अप्रैल 1870 को। बचपन से ही उन्हें कई तरह की कलाओं और क्राफ्ट में दिलचस्पी थी। उनकी शुरुआती शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स और बाद में बड़ौदा के कला भवन में हुई, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा के चहुमुखी विकास का पाठ सीखा। उन्हें ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, एनग्रेविंग, फोटोग्राफी, मोल्डिंग, आर्किटेक्चर, संगीत, मैजिक और एक्टिंग के हुनर यहीं से मिले। इन सभी विधाओं में फाल्के ने जमकर हाथ आजमाया और लोगों को चकित कर दिया। 1911 का साल फाल्के की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब तक उनकी उम्र 40 से ऊपर की हो चली थी। इस बीच उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की फिल्म देखी और भीतर ही भीतर एक अद्भुत चमक से भर उठे। उन्हें मीडियम की ताकत और उसके जादू का एहसास हो उठा। फाल्के ने क्राइस्ट की जगह भगवान कृष्ण और दूसरे कई देवताओं को बिठाया और उठाया। एक ख्याली महल उनकी आंखों में चमक उठा। उन्होंने तय किया कि भारतीय मिथकों को केंद्र में रखकर वो भी फिल्म बनाएंगे। और अब शुरू हुई उस फिल्म की तैयारियां जिसे हम भारत की पहली फीचर फिल्म कहते हैं, यानी राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के अपनी इस माइलस्टोन फिल्म के सब कुछ थे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, सेट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फोटोग्राफर, एडिटर, प्रोसेसिंग इंचार्ज, डिस्ट्रीब्यूटर, यहां तक के पब्लिसिस्ट भी। मदद के लिए उनकी बीवी और बच्चे थे और कुछ हाली मुहाली जो इस काम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फाल्के ने बड़े ही साहस और धैर्य के साथ सारी पेचीदा तकनीकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली। राजा हरिश्चंद्र के लिए समस्याएं कभी कम न हुई। जब फाइनेंस का बंदोबस्त हुआ तो सवाल सिक्योरिटी का उठ खड़ा हुआ। फाल्के अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। ऐसे में उनकी पत्नी ने अपने गहने गिरवी रखे। प्रोडक्शन के दौरान अब कुछ नई चुनौतियां सामने आने लगी। तारामती के रोल के लिए औरत कहां से लाएं? एक तवायफ किसी तरह तैयार हुई, लेकिन कैमरे के सामने आने में वो भी शर्माने लगी। किसी तरह 4 दिनों में उसे तैयार किया तो आखिरी वक्त में उसका मालिक उसे ले उड़ा। आखिरकार सालून के नाम के एक युवक को दाढ़ी मूंछ साफ करा के तारामती बनाया गया। हरिश्चंद्र का रोल डी डबके ने किया और बेटे रोहित का रोल फाल्के के बेटे बालचंद्र ने किया। और अब आखिर में हेडलाइंस। विदेशों में जमा काले धन की जांच में CEIB भी शामिल। मुख्य समन्वय इकाई के तौर पर करेगी काम। SIT के साथ काम करने वाली बागी एजेंसी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्यपाल ने नीतीश पर दबाव डालने का लगाया आरोप। बागी की राजनाथ सिंह से मुलाकात, मोदी से मिलने का मांगा समय। करीब 7 महीने बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। 82 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम भी 61 पैसे बढ़े। आतंकी संगठन ISIS ने ली 21 लोगों की जान। सामने आया नया वीडियो। कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को लीबिया छोड़ने की दी सलाह। और टीम इंडिया के विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत। पाकिस्तान को 76 रन से दी मात। कोहली मैन ऑफ द मैच।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई।